देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने कल आप पे चर्चा किया था गोली दर्पण तथा गोली दर्पण से संबंधित उससे कुछ परिभाषाएं। आज हम उसके नेक्स्ट अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे और जो हमारा टॉपिक है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। आज इस संबंध का हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो जैसा हमारा है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, इस संबंध का हम डेरिवेशन अवतल दर्पण से करेंगे। आप कहेंगे तो हम उसका उत्तल दर्पण से भी करा देंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका हम डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद देखिए एक सबसे पहले आप क्या बनाइए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, कल हमने आपको बताया था यदि पालिश उभरे हुए तल में होती है, मतलब यदि पालिश बाहर की ओर होती है तो वह क्या होता है, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण ये हम बना दे रहे हैं, बस एक सेकंड में ये बन गया। आगे देखिए हमने बताया था ये जो दर्पण का परावर्तक तल का मध्य बिंदु होता है यही क्या होता है, दर्पण का ध्रुव। तो ये क्या हो गया, दर्पण का ध्रुव। और ये वाली लाइन क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। ये लाइन क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। अच्छा, इसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। और यहाँ पर होता है मुख्य फोकस। क्या होता है, मुख्य फोकस, कैपिटल एफ। देखिए ध्यान से, अब थोड़ा आगे हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए आप कोई भी किरण लाइए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ये किरण कैसे चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर ये चलने वाली प्रकाश की जो किरण है वो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, फोकस से जाएगी। अब जैसे आपको परावर्तन में पढ़ाए थे कि आपको परावर्तन होने के लिए एक अभिलंब की जरूरत होती है। तो यहाँ पे जैसे हमने प्रकाश का परावर्तन सिखाया कि जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस पर हम क्या डालते थे, एक अभिलंब, लेकिन यहाँ पे देखो ये सीधा था। इस बार हमारा दर्पण क्या है, ऐसा है। तो इसलिए जो हमारा वो बनेगा, अभिलंब बनेगा, ये कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, आगे चलिए। अब एक बात बताइए, अब ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए अगर हम ये एंगल क्या मान लें, थीटा। अगर ये एंगल हम क्या मान लें, थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा। कैसे, एकांतर कोण से। अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके बीच डालते हैं तो ये एंगल इस एंगल का होता है, एकांतर कोण। ठीक। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है, अगर हम इसको थीटा कहते हैं तो ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा, 2 थीटा, क्योंकि ये वाला इसके क्या होगा, एकांतर होगा। इसके क्या होगा, एकांतर। तो ये अगर 2 थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, 2 थीटा। आगे समझिए, इस पर हम एक अभिलंब डाल देते हैं, एन, मतलब नॉर्मल, और मान लेते हैं किरण का नाम दे देते हैं एम। ठीक, चलिए अब थोड़ा समझिए। आप इसमें थोड़ा सा क्या लिख सकते हैं, माना वगैरह। माना वगैरह हम क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से। माना एम एक आपतित किरण जो, और मुख्य माना एम एक आपतित किरण जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, और एमएन जो हो वो जो एमएन है वो सीपी पर क्या है, लंब है। अब आगे थोड़ा सा इसके बारे में हम डेरिवेशन का चर्चा करते हैं। देखिए आप देखिए त्रिभुज एम एन एफ में, किसमें बात कर रहे हैं, त्रिभुज एम एन एफ, एम एन एफ में किस त्रिभुज की बात है, ये छोटा वाला एम एन एफ। अगर आप इसमें क्या लेते हैं, tan थीटा। अच्छा, इसकी लंबाई चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें अच्छा एंगल कितना दिया है, 2 थीटा, तो यहाँ क्या लेंगे, tan 2 थीटा। tan थीटा बराबर क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा का आधार। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा का आधार। लंब क्या है, mn है, और आधार कितना है, fn है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, मतलब mn अपान का क्या होगा, fn, mn बटा fn। ये क्या हो गया, tan थीटा। आप इसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। आगे समझिए। अब देखिए आप बड़े वाले त्रिभुज, त्रिभुज सी एन एम में या एम एन सी में, पर किस त्रिभुज में, त्रिभुज एम एन सी में इस बार एंगल कितना है, 2 थीटा है। कितना है, 2 थीटा।
तो इस यहाँ नहीं, इस बार एंगल कितना है थीटा है, उस बार कितना था 2 थीटा, तो इस बार थीटा है तो tan थीटा बराबर लेंगे। तो tan थीटा बराबर होता क्या है लंब बटा आधार, मतलब mn बटा आधार कितना रहेगा cn, तो इस बार भी होगा mn बटा cn। इसे आप मानेंगे इक्वेशन नंबर 2, मतलब tan थीटा बराबर क्या होगा mn बटा का cn। आप इसे क्या मानेंगे समीकरण नंबर 2। आगे देखिए, अब आप करेंगे समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2 से, मतलब समीकरण 1 में 2 को समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 से हम क्या देंगे भाग, तो समीकरण 1 पहले क्या है लिख देते हैं tan 2 थीटा बराबर क्या है mn बटा क्या है fn, tan 2 थीटा बराबर mn बटा fn, और बटे समीकरण 1 क्या है tan थीटा, समीकरण 1 है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर है mn बटा cn, tan थीटा बराबर आपका है mn बटा का cn, तो ये mn बटा हमने क्या कर दिया cn, और इक्वल का साइन हम कहाँ लगा देते हैं बीचों बीच। इधर देखिए, अब ये जो mn से mn यहाँ पे क्या होगा कैंसिल होगा, तो हम इस mn से mn को क्या कर देंगे कैंसिल, ये mn से ये mn क्या हो गया कैंसिल। अब देखिए ये जो cn है ऊपर बुरा हो जाएगा, तो इसको एज इट इज लिखेंगे tan 2 थीटा बटे tan थीटा बराबर ये cn ऊपर जाएगा तो cn बटे का क्या आएगा fn, तो हम क्या लिखेंगे cn बटे का fn। आगे देखिए, इतना लिखने के बाद अब आप एक कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन क्या लगाएंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, दर्पण का द्वारक छोटा होने का मतलब समझते हो, ये जो दरवाजा है थोड़ा सा छोटा हो जाए, तो जब दर्पण का द्वारक छोटा हो जाए तो ये जो बिंदु n है P पर संपाती हो जाए, अर्थात बिंदु n P पर पहुंच जाए, तो आप कंडीशन लगा दोगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु n P पर संपाती होगा। तो यहां हम लिख देते हैं यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, क्या हो छोटा, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु n, बिंदु क्या बात कर रहे हैं n, बिंदु n P पर संपाती होगा, संपाती होगा। देखिए आगे समझते हैं संपाती कैसे होगा, ध्यान से देखिए, छोटा मानने का मतलब है कि आप कहाँ पहुंच जाए P पर, और जो आपका tan थीटा होता है, मतलब ये इसको जो हमारा tan थीटा होता है उसको लगभग हम किसके बराबर मान लेते हैं थीटा के, और जो tan 2 थीटा होता है वो किसके बराबर आ जाता है लगभग 2 थीटा के, अर्थात आपका जो बिंदु n है कहाँ पहुंच रहा है P पे, अर्थात n के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं P। तो देखिए tan 2 थीटा यहाँ कितना है tan 2 थीटा, तो इसको कितना लिखेंगे 2 थीटा बटे tan थीटा, इसको कितना लिखेंगे थीटा बराबर यहाँ कितना है cn, cn को आप क्या लिखेंगे cp, क्योंकि बिंदु कहाँ पहुंच रहा है n पे, तो यहाँ cn को क्या लिखेंगे cp बटा fn को क्या लिखेंगे fp, fn को क्या लिखोगे fp। अब आगे देखिए, ये थीटा से थीटा क्या होगा यहाँ पे कैंसिल, तो जब थीटा से थीटा कैंसिल हो गया तो बचा कितना 2 इक्वल टू क्या बचा 2 इक्वल टू cp बटा क्या बटा fp, cp बटा fp। अब देखिए c से p तक की दूरी क्या कहलाती है वक्रता त्रिज्या, मतलब दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है वक्रता त्रिज्या। तो हम क्या कर सकते हैं C से P तक की डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं कैपिटल R, और यब से फोकस से दर्पण के ध्रुव तक की बीच की दूरी क्या कहलाती है, इसको हमने नेक्स्ट क्लास में कहा था कि ये कहलाती है स्मॉल f, फोकस दूरी स्मॉल f। तो आप f को इधर लाइए 2 को उधर ले जाइए, तो यह बराबर कितना होगा r/2, अर्थात वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के संबंध क्या होता है कि जो फोकस दूरी होती है, मतलब जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की क्या होती है लगभग आधी होती है, क्या होती है मतलब फोकस दूरी की आधी होती है, f बराबर r/2 इसका रिलेशन होता है।
अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब जैसा कि हमारा संबंध का रिलेशन अब हो गया है, अब जस्ट उसके आगे आप लोग हेडिंग बनाएंगे ऑब्जेक्ट। वस्तु क्या होती है, ध्यान से देखिए। ऑब्जेक्ट वस्तु, यहां ऑब्जेक्ट का रिलेशन जिससे होता है वस्तु। सुनिए, जिस प्रक्रिया या निकाय का चित्र गोली दर्पण में बनता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु। मतलब जिस प्रक्रिया, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जिस प्रक्रिया या निकाय का चित्र गोली दर्पण में बनता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं या वस्तु कहते हैं। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं, इसे ओ स्मॉल ओ से प्रदर्शित करते हैं। अब अगली हेडिंग आप लोग बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है इमेज, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होती है इसको डिटेल से हम समझेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यही है इमेज। देखिए इमेज, देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए आप ये क्या बना लीजिए, अवतल दर्पण है, ये हम बना रहे हैं एक अवतल दर्पण। आगे आप क्या करिए, एक ये दर्पण का ध्रुव, ये होता है मान लो वक्रता केंद्र और ये होता है मुख्य फोकस। अब देखिए मान लीजिए कोई भी किरण है यहाँ से, उसके बाद टकरा कर मुख्य फोकस से गई और एक क्या होती है मान लो वक्रता केंद्र से जा रही है और वक्रता केंद्र से टकरा के फिर आएगी। तो पहले थोड़ा इसको फिल कर लेते हैं, उसके बाद इस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक, सुनिए, प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। प्रतिबिंब का मतलब ही होता है परछाई। जैसे आपकी जो परछाई बनती है वही आपका ये क्या बनता है, इमेज। तो प्रतिबिंब का मतलब ही क्या होता है, परछाई एक तरीके से। अब लेकिन हमें क्या होता है, फिजिक्स में दिखाना पड़ता है कि आपकी कितना बड़ा छोटा वस्तु से बड़ा सीधा आभासी ये बनता है, ये चीज हमें क्या करना है, दिखाना पड़ता है। तो सुनिए, मान लेते हैं एक कोई वस्तु है, यहाँ पे हम रख देते हैं किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण। ये क्या हो गई, कोई वस्तु, किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण। और मान लो कोई वस्तु से प्रकाश की किरण चली, एक हम कहां ले गए, मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी कहां ले गए, वक्रता केंद्र से। तो सुनिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली क्या होती है, अभी हम दिखाएंगे नियम कि परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, फोकस से। और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधा वही निकल आती है। तो देखिए, आप प्रतिबिंब की परिभाषा के तौर पे क्या लिखेंगे, देखिए किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण। ये क्या हो रही है, किसी वस्तु से चले, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से मान लो यहां से चली, ये दर्पण, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ये दर्पण से क्या हो गई, परावर्तन। मान लो वस्तु क्या थी, ए बी, और प्रतिबिंब क्या बना, बी डैश और ए डैश। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब इस बिंदु पे ये दोनों क्या करे हैं, या तो मिल भी सकती हैं या मिलती हुई प्रतीत होगी। उत्तल में आपको ओरिजिनल मिलती हुई दिखेंगी, अवतल में मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर बनने वाले चित्र को प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु पर बनने वाले चित्र को प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब की एक बार और डेफिनेशन देखिए ध्यान से, कि किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ये इधर से गई थी इधर से आ गई, और ये वाली यहां से गई तो इधर आ गई, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर बनने वाले चित्र को प्रतिबिंब कहते हैं। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। जो प्रतिबिंब होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब।
तो सबसे पहले हम समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और फिर समझेंगे आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। यदि आपकी दोनों किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक। और यदि आपकी किरणें गेस कर रहे हैं, मतलब आप कल्पना कर रहे हैं कि ये दोनों किरणें मिल रही हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब मेनली कितना होता है, दो प्रकार का, एक होता है वास्तविक और एक होता है आभासी। अब आपको ये सबसे ज्यादा जानना जरूरी होता है कि किरण कहाँ से आई कहाँ से गई, ये ज्यादा जरूरी होता है। तो आप लोग अगली हेडिंग बनाएंगे प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के क्या क्या नियम है, प्रतिबिंब बनने के नियम देखिए क्या क्या है, हेडिंग बनाएंगे प्रतिबिंब बनने के नियम। आपको किरण तीन ही जगह से ले जानी है, ये नहीं कि जहां से इच्छा चाहे वहां से लेके चले गए। आपको कुछ नियम बताएंगे, उसी नियम से आप लेके जाएंगे, ठीक है। तो प्रतिबिंब बनने के मेनली कितने नियम है, तीन। तो हेडिंग बनाएंगे प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम। तो ध्यान से देखिए पहला नियम क्या है, देखिए पहला नियम क्या होता है, ध्यान से देखिए। ये एक अवतल दर्पण हो गया और ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष। तो सुनिए पहला नियम क्या कहते हैं, ध्यान से दर्पण देखो। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ये पहला नियम है। पहला नियम में क्या लिखोगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम क्या कहता है, ध्यान से देखिए। दूसरा नियम ये कहता है, मान लो ये एक अवतल दर्पण है और ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष। तो दूसरा नियम क्या कहता है, ध्यान से देखिए। अगर कोई भी किरण है फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, ये कहां से होकर जा रही है, फोकस से। तो फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कोई भी किरण अगर फोकस से होकर जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो दूसरा नियम में क्या लिखो, दूसरा नियम में क्या लिखोगे, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या कहता है, ध्यान से देखिए। तीसरा नियम कहता है, ये मान लो ये क्या हो गया, अवतल दर्पण है और मान लो ये क्या हो गया, P, और यहाँ पे मान लो क्या है, F, और यहाँ पे क्या है, C। तीसरा नियम ये कहता है, ध्यान से देखिए। मान लो कोई किरण है, यहाँ पे C है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण है। कहां से, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपने मार्ग से दर्पण से परावर्तन की, पहले जाएगी इधर, ये दर्पण से क्या होगी, परावर्तन। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे लौट आती है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से, मतलब परावर्तन पश्चात अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे लौट आती है। ये तीसरा नियम है। तो हम तीनों नियम एक बार रिकॉल करते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। देखिए पहला, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये तीसरा नियम है। तो इसके आगे हम कल बात करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं।